हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासिक्स थ्रू आज ये हमारा जो ज्योग्राफी एमसीक्यू बेस्ड सीरीज चल रही है उसका आज हमारा 52nd लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस को। और जो हमारे लिए क्वेश्चंस हैं ये डेली डिस्कस करते हैं, तो हम इनमें टॉपिक क्लियर करते हैं पूरा, देखते हैं टॉपिक को समझते हैं और ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। अब वही है ना, डायमेंशन हम इसमें देखते हैं कि कितने डायमेंशन से क्वेश्चन, जैसे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक पे कितनी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कैसे फ्रेम किया जा सकता है, तो हम इन सारी चीजों पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे। और ये हमारे के लिए ज्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि अब सीरीज में आगे जैसे जैसे चलता रहता है वैसे वैसे ये क्वेश्चन रिपीटिशन होते रहते हैं, तो आपके रिवीजन बेस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया गया है, लिंक है उसकी, और आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये बेनिफिशियल होगा कि वहां पे पॉलिटी के भी आपके 5 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, तो वो आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे रिवीजन के तौर पे, और भी आपकी प्रैक्टिस के तौर पे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, आपके टॉपिक कवर होते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल कौन सा है। हमारी जो ज्योग्राफी एमसीक्यू की सीरीज है, ठीक है, तो काफी ज्यादा आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी और भी जो एग्जाम है, वेरियस एग्जाम है, उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है ये। तो चलिए, ये रहा हमारा पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? द रूर वेस्टफालिया रीजन इज द फेमस इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। अब जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए कुछ भी, ये एक क्योस लगा सकते हो कि ऐसे भी सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में अक्सर पूछ दिए जाते हैं ऐसे। तो कह रहा है द रूर वेस्टफालिया रीजन इज अ फेमस इंडस्ट्रियल रीजन है, ये कहाँ पे मिलेगा? पहला ऑप्शन दिया स्कैंडिनेविया, दूसरा है रशिया, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका और चौथा है जर्मनी। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है इसका आंसर, देखते हैं। तो देखो, जो रूर वेस्टफालिया रीजन की बात की जाए तो रूर वेस्टफालिया रीजन ये एक फेमस इंडस्ट्रियल रीजन है जर्मनी का। इंडस्ट्रियल रीजन है यहाँ पे। एक यहाँ से एक रिवर पास होती है, अच्छा इसे एक और नाम से जाना जाता है, राइन रूर रीजन। राइन यहाँ पे नदी है, रूर एक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र से ही ऐसे, ये देखो जर्मनी है, जर्मनी के आपको वेस्ट में मिलेगा, और यहीं से एक नदी बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जर्मनी की, और जिसका नाम है राइन रिवर। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया, राइन रिवर कहाँ फ्लो होती है, सोर्स पॉइंट कहाँ है इसका? तो राइन रिवर कहाँ, जर्मनी में फ्लो होती है, कहाँ गिराती है? नॉर्थ सी में अपना पानी गिरा देती जाके है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका कि राइन रिवर ऐसे करके फ्लो होती है, ऐसे ये नॉर्थ सी में अपना पानी गिरा देती है, ठीक है। तो ये राइन रिवर हो गई, तो राइन रिवर के बारे में पता लग गया आपको। अब कह रहा है कि ये एक कोल क्षेत्र है, और ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है यहाँ पे कोल क्षेत्र, ये जो रूर रीजन है पूरा, ये कैसा है? ये कोल रीजन है, आपको कोयला मिलेगा यहाँ पे बहुत सारा देखने को, ठीक है। तो यूरोप का सबसे बड़ा कोल रीजन है यहाँ पे ये रूर रीजन। रूर वैली, वैली होती है कि नदी निकल रही है यहाँ पे, इन जर्मनी विच एकोम्पासेस द इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ। यहाँ पे जर्मनी की कुछ इंडस्ट्रियल सिटीज भी देखने को मिलेगी आपको, ये आपको मिलेगी बोचम और डोरमंड, और ये सारी एसेन, ये सारी क्या है, ये सारी इंडस्ट्रियल सिटीज हैं जर्मनी की, जो आपको इस राइन रूर रीजन में देखने को मिलेंगी, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर्स मिलेंगे किसके? पुराने हेडक्वार्टर्स जो भी देखने को मिलेंगे, किसके देखने को मिलेंगे? जैसे स्टील है, स्टील प्रोडक्शन बहुत होती थी, माइनिंग एंड ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के जो उत्पादकता है, उत्पादन है, आपको स्टील, माइनिंग, ऑटोमोबाइल, इन सब के उत्पादन का हेडक्वार्टर हिस्टोरिकली मिलेंगे, बहुत पहले से इनका यहाँ पे हेड, ये सारा प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो हमने इसके बारे में जान लिया, रूर क्षेत्र। तो इस टाइप, इस पे आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं आपके वेरियस एग्जाम में, यूपीएससी में भी पूछा जा चुके हैं सवाल। तो यहाँ पे कैसे आपको, जैसे राइन, आपको कुछ नहीं, स्टेट पीछे से एसएससी बस दे देगा, कहेगा राइन रिवर किस कंट्री में फ्लो करती है, तो आपको पता होना चाहिए राइन रिवर कहाँ करती है, जर्मनी में फ्लो करती है,
जो नॉर्थ सी में अपना पानी गिराती जाके है। दूसरा यहाँ पे पूछ देगा राइन रूर क्षेत्र रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, जैसे अभी क्वेश्चन पूछ दिया गया, जर्मनी से रिलेटेड है। ये एक कोल क्षेत्र है। इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे करके पूछ देगा, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है या कैसी एरिया, ट्राइबल एरिया है, क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, तो इसका आप नोट्स बना लीजिए, आप इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आता रहेगा सीरीज में आगे भी ये, तो आपका रिवाइज होता रहेगा। ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं, बाकी हमारा इसका आंसर तो जर्मनी हो गया। जर्मनी क्या है, यूरोप की एक कंट्री है। ठीक है। और बाकी हम देख लेते हैं। अब आपके लिए एक सवाल है कि जर्मनी की कैपिटल क्या है। राजधानी जर्मनी की, नेशनल कैपिटल ऑफ जर्मनी हमें बतानी है, कहाँ पे है, ये आपका कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बतानी है। ठीक है। चलिए, कुछ काम आप भी कीजिए, जरूरी है। अब हम देख लेते हैं स्कैंडिनेविया कंट्रीज। तो चलिए मैप पे चलते हैं और देख लेते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत से हम चलेंगे यूरोप की तरफ, और यूरोप की तरफ थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलेंगे। नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये ब्लैक सी आया, ब्लैक सी के बाद ये आया ऊपर, और ये देखो आपका पोलैंड है। अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन देख लो, जर्मनी है। जर्मनी, सबसे पहले तो जर्मनी को देख लो, तो जर्मनी ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे कर्सर घूम रहा है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपको मिलेगा क्या, ये आपका रूर राइन रूर रिवर रीजन है। ठीक है, आपका इंडस्ट्रियल रीजन है, यहाँ पे और बहुत सारी सिटी मिलेंगी आपको, अभी हमने देख पढ़ चुके हैं उनके बारे में। तो जर्मनी क्या है, कितनी जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका मतलब यूरोप है, और यूरोप की एक कंट्री है, और जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन है। चलिए आंसर हो गया यहीं से। और यहाँ पे ये कितनी, ये एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है पहली बात तो, क्योंकि ये नॉर्थ सी से और बाल्टिक सी से क्या करती है, अपनी बाउंड्री शेयर करती है, एक कोस्टल बाउंड्री बनाती है। इसके बाद ये कितनी कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करती है, तो देखो वे ईस्ट में जाएंगे तो पोलैंड से करती है बाउंड्री शेयर, चेक रिपब्लिक से करती है, ऑस्ट्रिया से करती है, स्विट्जरलैंड से करती है, फ्रांस से करती है, और बेल्जियम से करती है, और ये द नीदरलैंड से भी करती है, जिसे पुराना नाम हॉलैंड था। ठीक है। डच, यहीं से तो डच आए थे, भारत में आए थे ये लोग। ठीक है। तो देखो डेनमार्क से भी करती है, डेनमार्क। तो नॉर्थ सी से ये बाउंड्री शेयर करती है, और बाल्टिक सी से बाउंड्री शेयर करती है। जर्मनी के बारे में हमने देख लिया, मैप पे देख लिया कितनी कंट्री से करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करती है जर्मनी, और दो वाटर बॉडी हैं, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी के साथ बाउंड्री शेयर करती है। अब हम देख लेते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। अगर स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात की जाए, तो ये जो आपको कंट्री दिख रही हैं, ये ऊपर जो कंट्री दिख रही हैं, ये वाली जो यूरोप कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में जो कंट्री हैं, जिसमें आपकी, अगर ओरिजिनली देखा जाए तो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये तीन ही कंट्री हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। बाद में इसमें फिनलैंड और आइलैंड आइसलैंड को भी ऐड कर दिया गया था। तो ये फिर जो कंट्री बन गई, ये क्या है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। ठीक है, ये कैसी कंट्री हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, पार्ट ऑफ नॉर्दर्न यूरोप में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे की कैपिटल क्या है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, ये है ओस्लो यहाँ पे, एक सेकंड नीचे होगी ओस्लो। ठीक है। और स्वीडन, जिसकी कैपिटल स्टॉकहोम है, और इसके बाद फिनलैंड हो गया। ठीक है, हेलेंसिकी इसकी कैपिटल है, ये स्टॉकहोम रहा इसकी कैपिटल। ठीक है। हम्म। और ये देखो, अ, अब इसके कॉन्टेक्स्ट में ये भी पढ़ लो, क्योंकि रशिया भी करंट में न्यूज में चल रहा है, तो रशिया से ये वाला मैप आपके लिए बहुत ही, यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, तो ये मैप आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। देखो नॉर्वे रशिया से बाउंड्री शेयर करता है। स्वीडन रशिया से कोई भी अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। फिनलैंड नॉर्वे करता है बाउंड्री शेयर, ये देख लेना। जैसे जर्मनी रशिया से करता नहीं करता, जर्मनी पोलैंड से बाउंड्री शेयर करता है हल्का सा, ये जो क्षेत्र है, ये रशिया का है, ये ग्रीन वाला कलिंगार्ड, ये क्षेत्र रशिया का है, और ये पोलैंड और लिथुआनिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और बाकी हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये इस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, ये क्या है, ये आपकी बाल्टिक नेशन है। ये तीन नेशन है, बाल्टिक नेशन है, इनको ऑर्डर में याद कर लो। ऊपर इस्टोनिया, लतविया, नीचे लिथुआनिया, और बाल्टिक सी से बाउंड्री शेयर करते हैं। बाकी हमने यहाँ पे मैप पे देख लिया। चलिए बैक टू द क्वेश्चन, हम वापस चलते हैं अपने। स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में जान लिया हमने, तीन कंट्री आती हैं इसमें, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, और डेनमार्क आता है। और दो कंट्री और जुड़ जाती हैं, फिनलैंड
और आपकी आ जाती है कौन सी, आइसलैंड। यहाँ पे डेनमार्क का जो दुनिया का सबसे बड़ा एक आइलैंड है, जो है जिसका नाम क्या है, जो ऊपर नॉर्थ अमेरिका के पास है आपका, ग्रीनलैंड, वो डेनमार्क का ही पार्ट है। ग्रीनलैंड है, वो डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है, डेनमार्क की एक टेरिटरी है। तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री होगी, देख लिया, इनकी लोकेशन देख ली, कहाँ पे क्या है कैसे है ये देख लिया। रशिया के बारे में जाने तो रशिया दुनिया की सबसे बड़ा देश है, ये दुनिया का सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की, जो 30% यूरोप में है और 70% आपकी एशिया में पाई जाती है। और ये तो जानेंगे, एक यूरॉल पर्वत है, माउंटेन रेंज है, जो क्या करती है, जो रशिया को एशिया और यूरोप से में डिवाइड करती है, ठीक है। ये सारी चीजें जान ली हमने यहाँ पे रशिया के बारे में। ज्यादातर इसकी जो कैपिटल मॉस्को है वो यूरोप साइड में है, और मॉस्को ज्यादातर आपको रशिया की जो पॉपुलेशन है वो वेस्टर्न साइड में मिलेगी, 30% पार्ट में ही मिलती है, क्योंकि उधर नहीं पड़ती, वो ज्यादा बहुत ही ज्यादा फ्रीज जोन है, साइबेरियन क्षेत्र है, ये सब है, तो बहुत वहां पे नहीं मिल। नॉर्थ अमेरिका, अब नॉर्थ अमेरिका ये कॉन्टिनेंट है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आफ्टर अफ्रीका, ठीक है। फर्स्ट एशिया, अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में आपके कनाडा आ जाता है, कनाडा, कनाडा, और आपका यूएसए आ जाता है, और मैक्सिको आ जाता है। तो ये कंट्री आ जाती है आपकी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कनाडा देख लो तो दुनिया में सबसे ज्यादा इसकी जो कोस्टल जो है वो सबसे ज्यादा बड़े है, ठीक है। तो चलिए, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने पहला क्वेश्चन देख लिया, कई तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। दूसरा क्वेश्चन हमारा है रिफाइनरी के बारे में, ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया। अब देखो, रिफाइनरी जो है, तेल रिफाइनरी की बात कर रहा, ऑयल रिफाइनरी है, ये ऑयल रिफाइनरी की बात कर रहा है, इनमें से सबसे कह रहा सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है। तो हल्दिया, कोयली, डिगबोई, मथुरा, ये सब दी गई हैं। इनमें से कहा गया सबसे इंडिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है जो एस्टेब्लिश हुई थी। तो चलिए, काफी इजीली क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अटेंड करिए, तो हम देखते हैं कि इनमें से क्या आंसर हो सकता है हमारा। बाकी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन जरूर अटेंड करना, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। बेशक गलत करो, आज गलत करोगे, इन्फॉर्मेशन आज गैदर कर लोगे इसके बारे में, फिर नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया रिफाइनरी पे, तो आप इसको सही कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डेवलप करेगा आपके अंदर, ठीक है, क्वेश्चन नहीं तो, वरना डरते रहोगे, क्वेश्चन अटेंड करने में दिक्कत हो जाएगी आगे आपको। चलिए, तो डिगबोई रिफाइनरी है वो क्या है, वो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट रिफाइनरी है। अब थोड़ा रिफाइनरी के बारे में हम जान लें, यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करके, जो हमारी रिफाइनरीज हैं उनके बारे में जान लें ऑफ इंडिया। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं, टोटल इंडिया में टोटल 23 रिफाइनरीज हैं, जिसमें से 18 रिफाइनरीज हैं वो पब्लिक सेक्टर की हैं, सरकारी हैं, पब्लिक सेक्टर की हैं, और 3 रिफाइनरी हैं वो प्राइवेट सेक्टर की हैं, और 2 रिफाइनरी हैं वो जॉइंट है, मतलब पब्लिक और सेमी गवर्नमेंट समझ लो, ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों हैं, मतलब ये सार्वजनिक है, ये निजी है, और ये संयुक्त है। अब हम 18 रिफाइनरी की बात करें, तो 18 रिफाइनरी में से अगर ये पब्लिक सेक्टर की रिफाइनरी की बात करें, ऑयल रिफाइनरी की बात करें, उन 18 पब्लिक सेक्टर ऑयल रिफाइनरी में से 9 जो ऑयल रिफाइनरी हैं उनका ऑनर कौन है, 9 रिफाइनरीज का जो ऑनर है, जो मालिक है, वो कौन है, वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ठीक है। ये देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, सबसे बड़ी, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, ये है। 9 का स्वामित्व करती है, मतलब 9 को ऑनरशिप करती है ये 18 पब्लिक सेक्टर में से, ठीक है। अब बाकी हम थोड़ा और इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो ओल्डेस्ट अगर रिफाइनरी देखी जाए, तो देश की जो फर्स्ट रिफाइनरी थी, वो कहाँ पे, 1893 में, 1893 में कहाँ पे हुई थी, डिगबोई में,
डिगबोई ये कहाँ पे है? ये असम में है। यहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी 1893 में। और सबसे ज्यादा यहाँ पे असम में ही है, 4 रिफाइनरी हैं विद डिगबोई। 3 और हैं, एक डिगबोई हो गई, 3 और रिफाइनरी है, तो सबसे ज्यादा जो रिफाइनरी है, ठीक है, मैक्सिमम रिफाइनरी आपकी कहाँ मिलेंगी? असम में मिलेंगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। और अभी जो लेटेस्ट एक रिफाइनरी ऐड की गई, 23rd 23वीं जो रिफाइनरी ऐड की गई है, वो उड़ीसा के पारादीप में की गई है। पारादीप, उड़ीसा के पारादीप में की गई। कब की गई थी? ये 2016 में स्टैब्लिश की गई थी। और ये रिफाइनरी है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरी है। लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया। ये तो ओल्डेस्ट रिफाइनरी कौन सी हुई? सबसे पहले 1893 में हुई थी, यही हमारा सवाल था कि ओल्डेस्ट रिफाइनरी, तो डिगबोई हमारी ओल्डेस्ट रिफाइनरी हो जाएगी। और ये कब हुई थी? ये असम में है। और ये 1893 में एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, बाकी हम रिफाइनरी देख लेते हैं मैप पे। देखो, ये हमारी रिफाइनरीज हैं। ये एक तो डिगबोई है, ये असम में है। असम में 4 रिफाइनरी आपको मिलेंगी। एक तो जैसे आपकी गुवाहाटी में मिलेगी, बोंगी गांव में मिलेगी, आपकी उमेगम में मिलेगी। ये 4 रिफाइनरी आपको मिलेगी। नुमालीगढ़ में मिलेगी। तो ये 4 की चारों रिफाइनरी क्या, 5 रिफाइनरी हो गई डिगबोई। हाँ, तो ये आपको कहाँ मिलेंगी? ये असम मिलेंगी। और डिगबोई सबसे पुरानी रिफाइनरी है। और सबसे बड़ी रिफाइनरी यहाँ पे खोली गई है पारादीप में। पारादीप में कब खोली गई? 2016 में। ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और इंडिया में सबसे ज्यादा रिफाइनरी असम में ही है। अब रिफाइनरी आप देख लो, जैसे मथुरा में आपकी रिफाइनरी, पानीपत में, हरियाणा में पानीपत में रिफाइनरी है आपकी, भटिंडा, भटिंडा में आपकी, पंजाब में भटिंडा में रिफाइनरी है, मनाली में आपकी रिफाइनरी, हिमाचल प्रदेश में। आप ये सारी क्या है? ये सारी रिफाइनरी हैं। जैसे आपकी चेन्नई में नीचे चलेगा, आपकी रिफाइनरी मिलेगी। आपकी नागापट्टिनम में आपकी रिफाइनरी मिलेगी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एक तो सवाल आपसे यही पूछ लिया कि सबसे ओल्डेस्ट रिफाइनरी, तो आपको पता होनी चाहिए 1893 डिगबोई है। और दूसरी तरह से सवाल पूछ सकता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा रिफाइनरी किस स्टेट में है, तो आपको पता होना चाहिए असम में है। उनके नाम। एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंडिया में सबसे पुरानी मतलब अभी लेटेस्ट रिफाइनरी कब हुई? कब हुई? 2016 में। कौन सी है? पारादीप उड़ीसा में है। सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? पारादीप उड़ीसा में है, सबसे पुरानी आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और सबसे छोटी पूछ सकता है। इस टाइप से कई तरीके से फ्रेम कर सकता है, या स्टेटमेंट बना देगा, या कुछ भी करके पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो मतलब स्टेट पीछे से एसएससी में ज्यादा पूछ दिए जाते हैं। यह आपसे यहाँ पे पूछ देगा, क्या करेगा, आपको 4 रिफाइनरी के नाम दे देगा। आपको ये मैप पे पता होना चाहिए। जैसे आपको डिगबोई दे दिया, आपको बोंगाई गांव दे दिया, आपको उमियम दे दिया, और नीचे पारादीप और बीना दे दिया। ये थोड़ा अजीब से नाम दे दिया और कह दिया ये इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है बताइए? ट्राइब से रिलेटेड है, ऑयल रिफाइनरी से रिलेटेड है, या किसी कम्युनिटी से रिलेटेड है, या किसी कंट्री के कोल्ड रीजन से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए क्या, ये रिफाइनरी है, जैसे डिगबोई है, ओमियम है, और नुमालीगढ़ है, बोंगाई गांव है, आपकी बीना है। ये सब इनकी लोकेशन कहाँ है? और इनकी लोकेशन ये है, और ये क्या है? ये सारी ऑयल रिफाइनरी है इंडिया की। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो हर तरीके से आपको क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ना होगा। तो चलिए, हमने बाकी इन्फॉर्मेशन देख ली। 23 टोटल ऑयल रिफाइनरी है, 18 पब्लिक सेक्टर में है, 3 आपकी प्राइवेट सेक्टर में है, 2 ज्वाइंट सेक्टर हैं जिन्हें सेमी गवर्नमेंट भी कह सकते हो। और 18 पब्लिक सेक्टर में 9 का ऑनरशिप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करती है। बाकी सबसे पुरानी डिगबोई असम में है। असम में सबसे ज्यादा रिफाइनरी है। और 23rd जो अभी लेटेस्ट रिफाइनरी हुई पारादीप उड़ीसा में 2016 में, और ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। तो चलिए, रिफाइनरी के बारे में हमने एक इंफॉर्मेशन पूरी देख ली, क्या क्या इंफॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होगा, उस पे हम चर्चा करते हैं। चलिए, द लैटिट्यूड दैट पास थ्रू द सिक्किम ऑल्सो पास थ्रू, कह रहा है कि जो अक्षांश है, अब हम कई बार आपको बता चुके हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। अगर नहीं पता, डिटेल में थोड़ा और जानना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। और वहां पे आपको लेक्चर पड़े हुए एनसीईआरटी के, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको नीचे, ज्योग्राफी के। मैंने डिटेल में वहां पे कवर किया है।
प्रीलिम्स और अच्छे से टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से समझाया हुआ है वहां पे। हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सारी चीजों को वहां पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, हार्डली 50 to 40 40 to 50 मिनट के हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। अगर तो आपका यहाँ से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का आपका कवर हो जाएगा। बाकी सबसे वो लेक्चर देखने के बाद फिर आप बुक एक बार जरूर पढ़ना एनसीईआरटी की, क्योंकि बुक बिना पढ़े कोई आपको वो नहीं हो रहा। ठीक है, बुक तो पढ़नी पड़ेगी। एक बार बुक पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेक्चर किसी के भी कितने देख लो, लेकिन बुक जब तक नहीं पढ़ रहे हो तब तक कोई ज्यादा बेनिफिशियल नहीं मिलने वाला आपको। चलिए, तो यहाँ पे हम लैटिट्यूड की बात करें कि लैटिट्यूड है कि आपकी सिक्किम से पास हो रही है जो लैटिट्यूड, वो आपकी और कौन से, देखो इस टाइप के जो सवाल हैं यूपीएससी 2 3 बार पूछ चुकी है। और यूपीएससी बहुत सवाल ऐसे पूछती है मैपिंग पे। यूपीएससी ने सवाल पूछा था एक आपका कि दिल्ली जिस लॉन्गिट्यूड पे है उसी लॉन्गिट्यूड पे एक और शहर है, तो बताइए। अब आपने मैपिंग अच्छे से पढ़ी तो आप कर ले जाएंगे। बेंगलुरु दे रखा, हैदराबाद दे रखा, बहुत सारी सिटी दे रखी थी। ठीक है, जैसे उसका आंसर बेंगलुरु था, उसी लॉन्गिट्यूड के आसपास थोड़ा सा आपको बेंगलुरु मिलेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देती है यूपीएससी, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं मैप पे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। अगर आपको सारे स्टेट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पता है, आपके दिमाग में है, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, ये रहा हमारा भारत का मैप, तो ये रहा हमारा सिक्किम। ये जो दिख रहा है ये पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन, ये हमारा सिक्किम। अब सिक्किम से एक लैटिट्यूड पास होती है 27 डिग्री लैटिट्यूड। अब 27 डिग्री लैटिट्यूड ऐसे पास होती है। ये जो लैटिट्यूड जा रही है ये 27 डिग्री लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड है। 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है पूरा आपका। ठीक है, तो अब देखो ये 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आपकी कहाँ कहाँ से पास हो रही है। आपकी राजस्थान से जा रही है, उत्तर प्रदेश से जा रही है, राजस्थान से जा रही है, सिक्किम से जा रही है, अरुणाचल प्रदेश से जा रही है। 4 स्टेट्स हो गए। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। पंजाब देखिए, पंजाब ऊपर है, ये रहा आपका पंजाब। और ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ये रहा आपका जम्मू कश्मीर। इनसे तो किसी तरीके से नहीं, इनसे बहुत दूर है ये 27 लैटिट्यूड से। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, तो हमारा आंसर तो हमने देख लिया। बाकी आप ये जो 4 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन बचे, इनको भी देखिए किस लैटिट्यूड से भारत में पास होते हैं ये, इनके बारे में जान लीजिए। बाकी हम थोड़ा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के, लैटिट्यूड के बारे में जान लें। लैटिट्यूड, इन्हें अक्षांश कहते हैं, एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। अक्षांश क्या होते हैं, देखो जो ये अर्थ है, ओहो, ये हमारी अर्थ है। अर्थ को हॉरिजॉन्टली काटते हैं, क्षैतिज रूप में काटती हैं कुछ ऐसे करके। ये सारी जो रेखाएं जो काट रही हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब इमेजिनरी लाइन है। ये कैसी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये आपकी जो लाइन है ये इमेजिनरी है, मतलब काल्पनिक रेखाएं हैं। ये हमने बस अपने सुविधा अनुसार इनको ड्रॉ कर रखा है। इनका वैसे कोई अर्थ ड्रॉ नहीं है। ये जो लाइन है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसे इक्वेटर कहते हैं हिंदी में, जिसे भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा कहते हैं। ये क्या करती है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाले हेमिस्फेयर को बना देती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध बना देती है। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये आपका साउथ पोल हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। भारत की लोकेशन ये है। अब इसके जस्ट ऊपर एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये वाली जो लाइन ड्रॉ है, ये इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, इस वाली लाइन को कहते हैं 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और ये कहती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। और ये वाली जो लाइन जाती है इसको कहते हैं, ये भी 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से जाती है, और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा जिसे कहते हैं। तो ये सब लैटिट्यूड है। क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली काटते हैं। वहीं लॉन्गिट्यूड होते हैं जो पोल टू पोल ऐसे मिलते हैं, ये लॉन्गिट्यूड होते हैं। ठीक है, ये पोल टू पोल मिलते हैं। अब सवाल इन पे यहाँ पे और भी पूछा जा सकता है, जैसे कह देगा इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी इक्वल रहती है। अब देखो इक्वल है क्या है, ये देखो दूरी घटती चली जा रही है ना, पहले इतनी थी अब ये कम होती चली जा रही है, तो नहीं, डिक्रीज होती है। पोल से इक्वेटर की तरफ आने पर दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट कह रहे दो लैटिट्यूड पोल से इक्वेटर की तरफ आने पर दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी बढ़ती है घटती है, इक्वल रहती है। तो इक्वल रहती है, जो डिस्टेंस यहाँ पे होगी वही डिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों ही पोल्स में सेम डिस्टेंस होती है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन या स्टेटमेंट बना के नीचे पूछ देगा, दो तीन स्टेटमेंट डाल देगा। तो आपको इस टाइप से आपको आने चाहिए, तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। बाकी ये टॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने स्टेट से पास होती है, 8 स्टेट से पास होती है। आठों के नाम है, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में याद कर लो। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से पास होती है। इनके पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी हैं, जैसे झारखंड की कैपिटल रांची यहाँ पे पड़ती है। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, रांची यहाँ पे पड़ती है। और भी कौन कौन से यहाँ पे फैक्ट जो है इनको तैयार कर लो, क्योंकि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में इन पे सवाल पूछ, यूपीएससी ज्यादा सवाल पूछ रही है ऐसे। ठीक है, लास्ट ईयर से ज्यादा समथिंग सवाल पूछे जा चुके हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक अच्छा सा नोट्स बना लो अपना, क्या क्या फैक्ट है इनके सारे इनके लिख लो। मैं इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस पे। तो चलिए देखते हैं, हमारा आंसर आ गया राजस्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइब्स के बारे में, जो जनजाति है, जनजात पे सवाल पूछा गया है ट्राइब्स पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्राइब्स के बारे में। तो क्या है कि कहा गया आपसे यहाँ पे टैगिन ट्राइब्स के बारे में कह रहा है, ये टैगिन जो ट्राइब्स है इसका इनहेबिटेट कहाँ पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो कह रहा है अंडमान निको आंध्र प्रदेश में है, अंडमान निकोबार आइलैंड पे है, या अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा में। टैगिन ट्राइब्स पूछी गई, ये कहाँ पाई जाती है, ये इसका हैबिटेट कहाँ पे है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से अटेंड करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो देखते हैं हम टैगिन ट्राइब्स के बारे में कि ये कहाँ मिलेगी आपको टैगिन ट्राइब्स। जो टैगिन ट्राइब्स है और घासी मिरी ट्राइब्स, टैगिन ट्राइब्स कह सकते हो या घासी मिरी ट्राइब्स कह सकते हो, ये दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। ठीक है, तो वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब्स है। चलो, वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की जो बड़ी बड़ी ट्राइब्स हैं उनमें से एक है ये। विच इज द मेंबर ऑफ द लार्जर डेजिग्नेशन ऑफ टानी ट्राइब्स, द डिसेंडेंट ऑफ द अबू टानी, most Tani are the upper Subri district, Subansiri district, but are the also found to be dispersed among the adjoining district, Wetsiang and the Pangong। अब देखो मैप पे अगर देखा जाए, ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये अब अरुणाचल प्रदेश में आपको बहुत सारी ट्राइब्स मिलेंगी, जैसे आपको अबोहर मिलेगी, डाफला मिलेगी, डाफला अबोहर मिलेगी, और आपको मिशमी मिलेगी, मिशमी, आपको मिकीर मिलेगी, और आपको यहाँ हाँ मिकीर मिलेगी, और एक आपकी जो टांगनी ट्राइब्स है ये आपकी मिलेगी, ये सारी। अच्छा, ये एक फैक्ट और है, नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी ट्राइब्स हैं मोस्टली उनके नाम पे ही हिल्स के नाम रखे गए, ट्राइब्स के नाम पे ही हिल्स के नाम, जैसे गारो, खासी, जंतिया, ये ट्राइब्स हैं और इन्हीं के नाम पे हिल्स के नाम। जैसे डाफला, अरुणाचल प्रदेश में डाफला है, डाफला एक ट्राइब और ट्राइब के नाम पे डाफला हिल्स भी है वहां पे। अबोर, अबोर एक ट्राइब है, अबोर के नाम पे हिल्स भी है वहां पे। तो इनको जरा ऑर्डर में देख लें, सबसे पहले डाफला पड़ेगी, फिर आपकी अबोर पड़ेगी, फिर मिकिर पड़ेगी, मिशमी सबसे यहाँ पे पड़ेगी, फिर आप इनकी लोकेशन और देख लेना। वेस्ट टू ईस्ट कभी लगाने को आ जाए, क्या पता दिमाग पलट जाए एग्जामिनर का। ठीक है, ये नागा ट्राइब्स हैं यहाँ पे। तो ये सारी ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगी। अब थोड़ा ट्राइब्स पे डिस्कस कर लेते हैं हम, ट्राइब्स पे थोड़ा, जो जनजाति हैं उन पे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है जनजातियां। अगर भारत में देखा जाए, इन इंडिया,
इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो क्या है, अराउंड 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 8.6% तो यहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं भारत में, जनजातियां पाई जाती हैं भारत में। इनके लिए प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 342, जिसमें क्या है, किसी भी कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी है उसको मतलब प्रेसिडेंट के पास ही उसके राइट्स हैं, उसको ट्राइबल कम्युनिटी घोषित कर सकता है कि प्रेसिडेंट के पास ही, जो भारत का राष्ट्रपति है वो उसके पास ही है, किसी भी रीजन में कोई भी कम्युनिटी है उसको ट्राइबल कम्युनिटी घोषित करना कि नहीं करना, सूचित करना कि नहीं सूचित करना, ये प्रेसिडेंट के पास होता है। ये थोड़ा पॉलिटी का सवाल हो गया, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेना चाहिए, नॉलेज नॉलेज है, पॉलिटी में काम आ जाएगी आपके। ठीक है, तो ये है। अब हम जनजातियों के बारे में देख लें, इतनी सारी जनजातियां पाई जाती हैं, अभी मैंने मैप पे भी देख लिया, इनका मैप एक अच्छे से बना लेना, सारे ट्राइब्स कौन कौन सी ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं। अब हम स्टेट वाइज अगर देखें तो देखो सबसे ज्यादा आपकी जो ट्राइब्स हैं, अगर हम देखें तो आपकी एमपी में सबसे ज्यादा आपके ट्राइबल ग्रुप्स मिलेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा आपको ट्राइबल ग्रुप कहाँ मिलेंगे, एमपी में मिलेंगे। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, और परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा आपको ट्राइब्स कहाँ मिलेंगे, परसेंटेज वाइज आपको सबसे ज्यादा ट्राइब्स आपको मिजोरम में मिलेंगे। मिजोरम 94% ट्राइबल लोग रहते हैं मिजोरम में, परसेंटेज वाइज। लेकिन वैसे अगर देखें सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ रहती है, तो सबसे ज्यादा एमपी में रहती हैं, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में आती हैं। और वहीं यूनियन टेरिटरी में परसेंटेज वाइज देख लें, यूटीज में परसेंटेज, ये तो स्टेट में थी, अब यूटीज में ट्राइबल देख लें परसेंटेज वाइज, तो आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगी, लक्षद्वीप में मिलेंगी, लक्षद्वीप में मिलेंगी आपको सबसे ज्यादा ट्रैवल कम्युनिटी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी अप्रोक्स 94% आपको देखने को मिलेगी। और सबसे कम आपको, अगर हम सबसे कम देख लें तो कम ट्रैवल आपको गोवा में मिलेंगी, सबसे गोवा। और दूसरे नंबर पे आपका यूपी आ जाता है, जहाँ पे सबसे कम आपको क्या मिलेंगे, ट्राइब्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम कुछ ट्राइब्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। जैसे सबसे ज्यादा आपको देखा जाए, जैसे आपकी कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे आपकी पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, आपका दिल्ली हो गया, यहाँ पर कोई भी आपको ट्राइब नहीं मिलेंगी। यहाँ पे कोई भी आपको ट्राइब से मिलेंगे। जैसे आपका सबसे बड़ी अगर ट्राइब देखी जाए, सबसे बड़ी संख्या वाला ट्राइब कौन सी ट्राइब्स है जिसकी संख्या सबसे बड़ी है, जिस सबसे ज्यादा लोग हैं ट्राइब्स में, तो वो गोंड है, गोंड। फिर आपकी भील पाई जाएगी, और इसके बाद आपकी संथाल आती है, झारखंड की टाइप की जो संथाल देखने को मिलेगी। ठीक है, आपकी हिमाचल प्रदेश में चले जाओ तो आपको वहां पे पशुचारक टाइप की मिलेंगी कुछ ट्राइब्स, जिनका नाम क्या है, गद्दी, बकरवाल, ये सब आपको भेड़ बकरियां अपनी चराते हैं, ये सब मिलेंगी। आपको ट्राइब्स वहां पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, वहीं आप टोंड, एक टोंड है, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, नीलगिरी पहाड़ियों में, नीलगिरी हिल्स में देखने को मिलेगी। टोंड, टोडा, हाँ टोडा, सॉरी, टोडा, टोन बोला, टोडा ट्राइब्स, ये आपको साउथ में देखने को मिलेंगे, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी जो हिल्स है वहां पे आपको देखने को मिलेंगी, आपको टोडा ट्राइब्स। तो ये तो था ट्राइब्स। बाकी और भी ट्राइब्स हैं, जो जैसे आपकी उत्तराखंड में चले जाओ, आपकी ट्राइब्स कौन सी मिलेगी, थारू मिलेगी, बुक्सा मिलेगी, भोटिया मिलेगी, और जौनसारी मिलेगी। आप राजस्थान में चले जाओ, आपको मीणा मिलेगी, गढ़शिया मिलेगी, कालबेलिया मिलेगी। आप इधर चले जाओ तो ये आपको सारी क्या मिलेंगी, ये आपको सारी कुल देखने को जो ट्राइब्स हैं ये देखने को मिलेगा। लेपचा, जैसे सिक्किम में चले जाओ तो लेपचा आपको देखने को मिलेगी, लेपचा सिक्किम में आपको ट्राइब्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। आपके त्रिपुरा में रियांग, जिन्हें रोंगिया भी कहते हैं, रियांग आपको कहाँ मिलेगी, त्रिपुरा में देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इस टाइप की जो आपकी जैसे कोल, भील, लंबाड़ी, बैगा, सरिया, ये सहरिया, ये सारी आपको सेंट्रल इंडिया मतलब जो आपके मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगी। डफला, मीरी, अबोर, मिशमी, ये सारी कहाँ मिलेंगी? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी। और जिसका ये एक पार्ट क्या थी, जिसका एक पार्ट आपका टैगन ट्राइब्स भी थी, कहाँ थी? अरुणाचल प्रदेश। अंडमान निकोबार में चले जाओ तो अंडमान निकोबार में आपको कौन कौन से मिलेंगे? अंडमान निकोबार में आपको ओंग मिलेगी, ओंग, ओंग मिलेगी, और आपको जारवा मिलेगी, और आपको सेंटनली मिलेगी, सेंटनली, थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेना। सोमपेंग मिलेगी, सोमपेन। ये सारी अंडमान निकोबार में आपको ट्राइब्स देखने को मिलेगी। भाई आंध्र प्रदेश में चले जाओ तो आंध्र प्रदेश में आपको कौन कौन सी ट्राइब्स मिलेंगी? जैसे चेंच मिलेगी, चेंच, आपको लंबाड़ा मिलेगी, लंबाड़ा, आपको बहुरूपिया मिलेगी, बहुरूपिया। ये सारी टाइप्स आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगी। उड़ीसा में चले जाओ, उड़ीसा में आपको बहुत सारी ट्राइब्स मिलेंगी। जैसे उड़ीसा में आप जाएंगे तो आपको भुइया और उरांव, ये सारी ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगी। भुइया, उरांव, ठीक है, उरांव, 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 समथिंग, ये भुइया, इस टाइप की टाइप। इसका आप सबसे अच्छा है आप एक नोट्स बनाइए, कंसाइज, एक इंडिया का मैप बनाइए, और मैप में एक क्या करिए, सारी जो ट्राइब कम्युनिटी है कौन सी कहाँ पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, उनको क्या कीजिए, नोट में डाउन मतलब नोट कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपको, जो करंट बेसिस पे टाइप चल रही है ना, डिस्प्यूटेड एरिया या समथिंग चल रही है, उनको जरूर नोट डाउन करना, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, क्या है। क्योंकि इन पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। कोई अगर अभी चलो बोडो चल रही है, अभी बोडो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है, तो बोडो कहाँ की है? बोडो असम की ट्राइब्स है, और असम, असम की ट्राइब्स है, बोडो असम में पाई जाती है। तो ये इस टाइप की जो आपकी है, ये सारी कम्युनिटी जो ट्राइब्स हैं, इनको सबको क्या कर लिए, एक नोट्स में A4 साइज में पूरा आ जाएगा। आपका मैप बेस्ड पढ़ना है, इनको रटना मत। मैप पे लोकेशन बार बार फिल करना, आपको एकदम आपकी ट्राइब्स आपके दिमाग में आ जाएंगी। थारू जैसे उत्तराखंड में पाई जाती है, तो इस टाइप की आपकी ट्राइब्स आपके दिमाग में आ जाएंगी। टोडा तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स में पाई जाती है। असम में कौन कौन सी टाइप्स पाई जाती हैं, ये सारे आप मैप पे फिल कर लेना अच्छे से। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, तो इससे आपको याद रहेगा। अच्छा, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट और है, और उसको हम देख लेते हैं, पीवीटीजी। पीवीटीजी, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होते हैं? ये बहुत ही ज्यादा मोर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं। मतलब ये होते तो ये शेड्यूल जो ट्राइब्स होती हैं हमारी, ट्राइब से ही होते हैं, लेकिन इन ट्राइब्स में भी बहुत ज्यादा ये क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, सुबेद होते हैं। मतलब ये बिल्कुल दुनिया से कटे होते हैं, एकदम विलुप्त होने के कगार पे आते हैं, कि इन पे खतरा होता है, कि इनके ये विलुप्त हो जाएंगे, ऐसा खतरा होता है। तो इनको एक ग्रुप में डाल दिया गया, जिसे कहा गया पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में इंडिया में टोटल, जैसे इंडिया में कितनी है, इंडिया में 705 कुछ समथिंग ट्राइबल ग्रुप है। उनमें से 75 जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको पीवीटीजीज का दर्जा दे दिया गया है। पीवीटीजीज का दर्जा उनको दे दिया 75, 700 में से। इंडिया में 705 समथिंग ट्रैवल ग्रुप्स हैं, जिनमें से 15 को पीवीटीजीज का दर्जा दे दिया गया। पीवीटीजीज अभी हमने बात कर ली, कौन सी होती हैं? जो वल्नरेबल होती हैं, जो किसी न किसी तरीके से उन पे खतरा होता है कि वो विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगी, वो जाति खत्म हो जाएंगी, तो उनको पीवीटीजीज में रखा गया। और सबसे ज्यादा पीवीटीजीज आपको कहाँ मिलेंगी? सबसे मैक्सिमम पीवीटीजीज आपको देखने को मिलेंगी, तो वो उड़ीसा में देखने को मिलेंगी पीवीटीजीज आपको। ठीक है। अब पीवीटीजीज के होते क्या है, इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएं, तो ये होमोजीनियस होते हैं ज्यादातर। ये सबसे बड़ा स्मॉल पॉपुलेशन होती है इनकी, बहुत ही ज्यादा स्मॉल पॉपुलेशन होती है, स्मॉल पॉपुलेशन होती है, कम पॉपुलेशन होती है इनकी। ठीक है। और फिजिकली आइसोलेटेड होते हैं, मतलब एक फिजिकली ये क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, समाज से कटे होते हैं। इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है कि भारत सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये बस अपने रीति रिवाज हैं उनके अनुसार ही जीते हैं। अब आज के टाइम पे ये ऐसे जी रहे हैं, तो क्या है, फॉरेस्ट काट रहे हैं लोग, सब कुछ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो अब इनको क्या है, इनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है।
अब जंगल काट रहे हो, उस जंगल पे ही डिपेंड है, अपना शिकार करते हैं, खाते हैं, रहते हैं। अब तुम काट रहे हो तो वो क्या करेंगे? उन्होंने दूसरी दुनिया से उन्होंने बाकी कंपैटिबिलिटी बैठा ही नहीं पाई है, तो उनको बहुत समस्या होगी। तो वो धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे हैं, धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं। तो इनको गवर्नमेंट ने क्या किया, पीवीटीजीज़ के कैटेगरीज़ में डाल दिया। तो सबसे ज़्यादा पीवीटीज़ आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगी। भाई एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज, इनके पास कोई मतलब लिखित में ये कोई लैंग्वेज वैंग्वेज नहीं है इनकी, विलुप्त हो रहे हैं। जैसे संथाली बोलते हैं, तो इनकी कोई रिटन में लैंग्वेज है ही नहीं। जैसे भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 22 भाषाओं को, बोडो, संथाली, मैथिली, इन सबको क्या दिया गया, जगह दी गई है। ठीक है, लेकिन इनकी कोई, ये ऐसी ट्राइब्स हैं पीवीटीजी, इनकी कोई मतलब लैंग्वेज है ही नहीं रिटेन में, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, सिंपल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं आज भी। जैसे ये खेती अपना जैसा भी जो भी करते हैं, तो ये सिंपल तरीके से करते हैं। बाकी जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड है। स्लो रेट ऑफ चेंज है, ये अपनी लाइफ में बहुत ही परिवर्तन स्लोली करते हैं हम। जैसे हम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। 2010 में समथिंग हमारे पास मोबाइल आने लगे थे, पहले भी आने लगे थे, लेकिन एक स्टार्टिंग हो गई थी एक बड़ी बड़े रूप में, तो वो 2010-9 के करीब हुई थी। तो क्या है, तो हमने एकदम अपने आप को चेंज कर दिया। आज सब डिजिटल हो गया भारत में, ज्यादातर मोस्टली आप दुकान पे जाओगे आपको पेटीएम, ये सारी चीजें मिलेंगी। हमने अपने आप को क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, टाइम के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया, सिंपल तरीके से अपना चेंजेस कर, अपनी चेंजेस अभी पुरानी जो ये हजारों साल से इनकी रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, वही रीतियों के अनुसार, ये रिचुअल्स के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये सारे हमने आज ट्राइब्स के बारे में जाना, और ये सारी चीजें जानी। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड मैप पे। अब हम इसको देखेंगे, वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है, और इसके बारे में देखेंगे क्या है वर्ल्ड मैप का आज का क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे इस बात पे। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कौन सी कंट्री है शेयर बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ, पर्शियन गल्फ के साथ। अच्छा, कल हम गल्फ के बारे में, हमने गल्फ और वे के बारे में थोड़ा पढ़ा था। गल्फ क्या होती है, वे क्या होती है, इनके बारे में अच्छे से देखा था, डिफरेंस देखा था, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछ दिया जा सकता है आपसे। तो सारे हम टॉपिक को क्लियर करके चलते हैं यहाँ पे, जितना हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए, चार देश, तीन देश दिए गए हैं, बहरीन, सीरिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। तीन ये, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूएई। तो चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। अगर आपको, अगर ये जो गल्फ कंट्रीज हैं आपने देखी होंगी इनकी लोकेशन, तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम मैप पे देखते हैं, वर्ल्ड मैप पे। वर्ल्ड मैप पे देखा जाए तो देखो, ये हमारा प्यारा भारत, ये हमारा भारत। और भारत से वेस्ट की तरफ चलेंगे तो आपको आएगा अरेबियन सी, अरेबियन सी से आप गल्फ ऑफ ओमान में आएंगे, और गल्फ ऑफ ओमान से हार्मुज स्ट्रेट से पास करेंगे। ये दिस इज हार्मुज स्ट्रेट, ये कर्सर है, छोटा सा नैरो वाटर पैसेज है। और ये हार्मुज स्ट्रेट है किसके बीच है, ईरान और ओमान के बीच। ये थोड़ा सा ओमान का पार्ट है यहाँ पे, ईरान और ओमान के बीच हार्मुज ऑफ स्ट्रेट पड़ेगा। और इसके बाद आप पहुंच जाएंगे पर्शियन गल्फ में, फारस की खाड़ी जिसे कहते हैं, वहां पे पहुंच जाएंगे। और पर्शियन गल्फ में आपको कंट्री बहुत सारी मिलेंगी। जैसे आपको मिलेगी कौन कौन सी देखने को, यूएई, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, जिसकी कैपिटल दुबई है, दुबई जहां बुर्ज खलीफा है, ये देखो। फिर आपको मिलेगा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, ये देखो सऊदी अरेबिया रहा। ठीक है, ये आपका सऊदी अरेबिया रहा। ठीक है, और सऊदी अरेबिया के बाद आपको देखो, ये सऊदी अरेबिया है। ठीक है, हम्म। और इसके बाद मिलेगी आपको कतर, ये देखो थोड़ा जूम करो, तो आपको मिलेगी कतर। ठीक है, और कतर के बाद आप इधर आएंगे, थोड़ा सा कतर के इधर आएंगे वेस्ट में, तो आपको मिलेगी क्या, आपको मिलेगी बहरीन। ये आइलैंड कंट्री है एक, बहरीन। और बहरीन के बाद आप इधर आएंगे गल्फ कंट्री, तो एक गल्फ कंट्री और मिलेगी आपको। जैसे ईरान भी गल्फ में आ जाती है, लेकिन गल्फ कंट्री ये आपकी कुवैत मिलेगी। और कुवैत ये आपकी गल्फ कंट्री रही। तो ये आपकी गल्फ G7 कंट्री बोला जाता है। G7 में ये सब आपकी, ओमान आती है, यूएई आती है, कतर आती है, बहरीन आती है, एक दो तीन चार पाँच छ सात कंट्री आती हैं आपकी। ठीक है, G7 में। तो G7 ग्रुप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप, एक बार उस पर नोट्स बना लेना, G7 ग्रुप क्या है। ठीक है, तो ये सारी कंट्री, इनके कैपिटल देख लेना है कौन सी कंट्री से, बहुत सारे डायरेक्शन से अभी हम बताएंगे फिलहाल।
और इधर थोड़ा ऊपर आए तो आपको सीरिया मिलेगा। अब सीरिया कहीं भी हमारी पर्शियन गल्फ से बॉन्डी शेयर नहीं करता। सीरिया किससे बॉन्डी शेयर करता है? मेडिटेरियन सी से बॉन्डी शेयर करता है ये। और सीरिया लैंड बॉन्डी किससे? टर्की, इराक, जॉर्डन और इसराइल से अपनी बॉन्डी शेयर करता है। और लेबनान, लेबनान इतनी कंट्री से बॉन्डी शेयर करता है। और इस वाली लोकेशन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है 2 बार समथिंग, रिसेंटली पूछे हैं उसने। ठीक है, तो ये तो हमने लोकेशन देख ली, थोड़ी एक्सटर्नल जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में देख लिया। बाकी हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, बहरीन तो हमारा पार्ट था, गल्फ ऑफ हमने देखा वहां पे था, तो बहरीन था। सीरिया नहीं था, तीसरा था। दूसरा अगर एलिमिनेट करें यहाँ से, तो आंसर आपका यहीं से निकल आएगा। बाकी आपने देख लिया, स्ट्रेटेजिक लोकेशन देख ली। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से और कैसे बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आपका G7 ग्रुप में आ सकता है, मतलब G7, वो G7 ग्रुप क्या, गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, G7 ग्रुप बोल दिया। G7 भी देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है वो भी। फिलहाल तो गल्फ, गल्फ कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ये आपको देखना है। डिटेल लिखनी है, कौन सी कंट्री पहले थी, बाद में कौन सी ऐड हुई, ऐसे देखना है। इसके बाद पर्शियन गल्फ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखो, तो कौन कौन सी कंट्री पर्शियन गल्फ से बॉन्डी शेयर करती हैं, उन सबको आपको मैप पे देखना है एक बार अच्छे से। कुवैत है, सऊदी अरेबिया जिसकी कैपिटल क्या है, रियाद है। ठीक है, ईरान हो गया, ये सब गल्फ, पर्शियन गल्फ से अपनी बॉन्डी शेयर करती हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ओमान है। अब हार्मुज स्ट्रेट है, ये हार्मुज स्ट्रेट पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, ना कि अरेबियन सी मत डाल देना। गल्फ ऑफ ओमान इज अ पार्ट ऑफ अरेबिया सी। ठीक है, तो ये सारी लोकेशन है। अब आप यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है आपकी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से पास होती है? जैसे वो अरब से जाती है, अरब के बाद वो यूएई से जाती है, और यूएई के बाद वो कहाँ से जाती है, गल्फ ऑफ ओमान से जाती है। और गल्फ ऑफ ओमान के बाद वो भारत में गुजरती है, मतलब कतर से नहीं जाती है। 3 गल्फ कंट्री हैं जहां से जाती है, अरब, वो यूएई, देखो ये जा रही, ये जो जा रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये कहाँ से? यूएई, ओमान और अरेबिया से जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पढ़ना है। अगर इस तरीके से आप अगर पढ़ रहे हैं, तो आपका सवाल बहुत ही मुश्किल है कि आपका छूटे सवाल, आपका सवाल सही हो जाएगा। तो चलिए, आज हमने 5 क्वेश्चन देखे, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिटेल में उनसे अच्छे से कवर किया उनको। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी हमने देखा, कौन से एग्जाम में कैसे फ्रेम किया जा सकता है सवाल को, तो हमने इस चीज को देखा। और ये हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। ओके करना, पहुंच जाओगे वहां पे, तो आपको इस लेक्चर की जो पीडीएफ और वीडियो लिंक है वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, और हमारा पॉलिटी का भी एक सेशन चल रहा 5 क्वेश्चन का, वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और भी इंफॉर्मेशन इस टेलीग्राम चैनल पे पड़ती रहती है, जो आपकी करंट बेसिस होती है, न्यूज रिलेटेड होती है, जो आपके लिए मेंस और प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और दूसरी चीज, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, हम भी थोड़ा मोटिवेट होते रहेंगे। तो चलिए, इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।